नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोग किरचॉफ्स लॉ के फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स सेकंड लॉ को हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसी के आधार पर हमारा किरचॉफ्स लॉ पे ही ये इसका सिद्धांत जो होगा, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत जो हम लोग प्रूफ करेंगे वह किरचॉफ्स लॉ के बेसिस पे ही प्रूफ करेंगे। तो इसमें हम सर्किट डायग्राम को सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, एक तरह से यह आप समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से एक तरह से ये हमारा स्क्वायर यानी कि वर्ग हमने बनाया है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, हम ये इसको हम प्रूफ हम आयत पे भी कर सकते हैं या किसी रेक्टेंगल, या मान लीजिए कि आप सर्किल पे भी प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो डायगोनल है, दोनों डायगोनल समान रूप से आमने सामने आना चाहिए। तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम को देख लेते हैं। यहाँ पे सर्किट डायग्राम में जो स्क्वायर है, स्क्वायर के चार साइड पे हम लोग चार रेजिस्टेंस को ले लिए हैं। सबसे पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे P है, फिर यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है और यहाँ पे S है। तो उसके बाद में यहाँ से A से B सिरे पे जब हम P रेजिस्टेंस से होते हुए जब करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो यहाँ से IG एक जा रहा है। गैल्वेनोमीटर का जो है, ये गैल्वेनोमीटर होने के कारण इसको हम लोग IG से डिनोट किए हैं। यहाँ पे एक की K1 काम कर रहा है और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से हम लोग इसको गैल्वेनोमीटर यहाँ पे एक लगाए हैं। तो उसके बाद में यहाँ से एक की यहाँ पे लगा दिया गया है और उसके बाद में यहाँ पे सेल से इसको जोड़ दिया गया है। जैसे ही की को ऑन करते हैं तो यहाँ से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यह I1 सबसे पहले A से B में I1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर जब B पॉइंट पे आ जाता है, B पॉइंट से दो करंट में विभक्त हो जाता है। एक I2 की तरफ जाता है B से C की तरफ, और एक B से D की तरफ जाता है IG के रूप में। चूँकि गैल्वेनोमीटर है इसलिए IG से हम लोग डिनोट किए हैं। फिर उसके बाद में यहाँ से जब करंट का एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो यहाँ पे जो I1 था तो यहाँ पे I2 गया है, तो यहाँ पे I3 को मान लेते हैं। I3 यहाँ से D माने A से D के बीच में I3 करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। फिर D से C को जाने में आपका I4 करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और लास्ट में जो है सब चीज़ यहाँ से निकलने के बाद में फिर से पुनः I करंट सबसे माने ये जो I1, I2, IG, I3 और I4 करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, ये सब मिलकर फिर से I के रूप में बाहर निकल जाता है। यहाँ पे I करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये रिजल्ट क्या देता है। तो वास्तव में जब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे तो वास्तव में ये होता है P का रेजिस्टेंस P डिवाइड बाई Q इजिकल टू R बाई S हो जाएगा। यानी कि P बाई Q इजिकल टू R बाई S हमें ये प्रूफ करना है। यही होता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको हम लोग देख लेते हैं कि सेतु एक तरह से ये है कि गैल्वेनोमीटर होने के कारण ये सेतु का काम कर रहा है। तो सेतु की संतुलन अवस्था में किन्हीं दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात, यानी कि P और Q जो है इसका संलग्न प्रतिरोध हुआ, इसका अनुपात शेष दो संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं P बाई Q इजिकल टू R बाई S, और इसे ही हमें प्रूफ करना है। ये हो गया। तो इसका हम लोग डिफिनीशंस लिख लेंगे। डिफिनीशन लिखने के बाद में ये डायग्राम बना देंगे। डायग्राम को ठीक ढंग से हम लोग बनाएंगे, चूँकि डायग्राम पे ही सबसे ज़्यादा निर्भर करेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे सेल का कुंजी है K1, और यहाँ पे धारा मापी कुंजी जो है इसको हम लोग K की जगह पे K2 मान लेते हैं। ठीक है, K2 को जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, जैसे ही दबाते हैं तो दबाने पर प्रतिरोध यहाँ पे P, Q, R और S में क्रमशः यहाँ पे P पे I1, Q पे I2 और यहाँ पे R में जो है I3 और S में I4 धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे ही धारा मापी G में जो है बहने वाली धारा का नाम कितना है या मान कितना है, IG है। तो इस तरह से ये धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे ही धारा प्रवाहित होती है तो यहाँ पे हम लोग संधि B पे और संधि D पे हम लोग किरचॉफ्स के प्रथम नियम से हम लोग आपका वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि संधि B पे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे कि संधि B पर किरचॉफ्स के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से आपका क्या हो जाएगा, हम लोग देखेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है। यदि मान लीजिए कि जहाँ पे भी हम लोग जंक्शन मानेंगे, यदि बी हमारा जंक्शन हुआ, तो बी पे जितना भी हमारे पास में
जो आपका करंट आएगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे और उस पॉइंट से जो बाहर की तरफ जाएगा उसको हम लोग निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे हम मान लीजिए कि I1 यहाँ पे करंट आ रहा है तो प्लस I1 लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे करंट जा रहा है I2 और IG करंट जा रहा है तो माइनस यहाँ पे ले लेंगे माइनस I2 और यहाँ पे प्लस ना होकर माइनस होगा, माइनस IG इजकल टू हो जाएगा 0। और यहाँ पे चूँकि हम लोग जानते हैं संतुलन की स्थिति में IG का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो IG इजकल टू 0 हम मान लेते हैं। जैसे ही IG इजकल टू 0 हो जाएगा तो I1 माइनस I2 इजकल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं I1 इजकल टू कितने के बराबर हो जाएगा, I2 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से हमने पहला ये इक्वेशंस को लिख लिया। इक्वेशन नंबर 1 हम इसको मान लेते हैं। संधि बी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से हमने I1 इजकल टू I2 निकाल लिया। अब उसके बाद में हम लोग संधि डी पर निकाल देते हैं। संधि डी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से संधि डी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से किरचॉफ के प्रथम नियम से जैसे ही संधि डी पर हम किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे करंट आ रहा है I3 और जा रहा है I4 और IG भी आ रहा है। तो जो जिसके तरफ आ रहा है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे और जो जाएगा उसको हम लोग निगेटिव लेंगे। तो निश्चित रूप से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं I3 प्लस IG और माइनस में हो जाएगा I4। चूँकि इस जंक्शन पॉइंट से बाहर की तरफ जा रहा है इसलिए I4। किरचॉफ का प्रथम नियम यही कहता है। और यहाँ पे संतुलन की अवस्था में IG का वैल्यू कितना के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं I3 माइनस I4, IG का वैल्यू 0 हो जाएगा इजकल टू 0। यहाँ से I3 इजकल टू किसके बराबर हो जाएगा, I4 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से I1 इजकल टू I2 है और समीकरण 2 में हमारा कितना है, समीकरण 2 में हमारा कितना है आपका I3 इजकल टू I4 है। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे किरचॉफ के प्रथम नियम से तो हम लोग I1 इजकल टू I2 तथा I3 इजकल टू I4 हमने निकाल दिया। अब उसके बाद में हम लोग किरचॉफ के द्वितीय नियम से हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम में यहाँ पे A B D और A, एक A बन रहा है हमारा सेल और दूसरा सेल बन रहा है B C D B, एक दूसरा सेल बन रहा है। तो दोनों सेल में हम लोग किरचॉफ के द्वितीय नियम से हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या होता है कि हम लोग एक एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज में हम लोग शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कि सबसे पहले हम शुरू करते हैं बंद जाल A B D और A में। यहाँ पे हम बना लेते हैं, यहीं पे कोशिश करेंगे कि हम कर ले बंद जाल आपका यहाँ पे A B D A हो रहा है। तो लिखेंगे हम लोग बंद जाल A B D A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार हम लोग जस्ट पिछला ही क्लास में हम लोग पढ़े थे लास्ट लेक्चर में। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है, यहाँ पे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं। तो मान लीजिए कि इधर से चलना प्रारंभ करते हैं तो यहाँ पे P इंटू I1 हो जाएगा, क्या होगा P इंटू I1। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा P इंटू I1। फिर उसके बाद में अगर एक ही समान जाएगा तो ए से में डायरेक्शन हो जाए, जो डायरेक्शन आपका A टू B है B टू D भी है तो हो जाएगा IG इंटू G प्लस IG इंटू G। फिर उसके बाद में यहाँ पे रहता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ये डायरेक्शन इधर क्या रहा है, हमारा डायरेक्शन ऐसे हो रहा है। अगर हम ऐसे डायरेक्शन ले रहे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग माइनस कितना हो जाएगा I3 इंटू R हो जाएगा इजकल टू 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे चूँकि IG का मान कितना है, संतुलन की अवस्था में 0 है तो निश्चित रूप से यहाँ से हो जाएगा P इंटू I1 इजकल टू I3 इंटू R। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान ले रहे हैं। इसको हम कितना मान ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद में अब बंद जाल यहाँ पे है B C D B, बंद जाल B C D B में। तो लिखेंगे हम लोग बंद जाल B C D B में
किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से यदि हम ऊपर लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अगर हम आते हैं तो यहाँ पे भी हम लोग इस तरह से बना लेते हैं। तो सबसे पहले जाएंगे I2 इंटू क्यू, I2 इंटू क्यू, फिर यहाँ पे जाएंगे तो ये फिर पीछे की तरफ, मैंने ये हम लोग ऐसे माने हैं डायरेक्शंस क्लॉक वाइज, यहाँ पे एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है, उल्टा जा रहा है, तो यहाँ पे ले लेंगे -I4 इंटू एस, और फिर यहाँ पे भी देखिए ये इधर की भी निगेटिव जा रहा है, तो -IG इंटू हो जाएगा G इजिकल टू 0 मान लिए। क्योंकि हम जानते हैं IG का वैल्यू संतुलन की अवस्था में जो होता है वह 0 के बराबर होता है, तो ये वैल्यू पूरा 0 हो गया, तो I2 इंटू क्यू -I4 इंटू एस इजिकल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से I2 इंटू क्यू इजिकल टू हो जाएगा I4 इंटू एस, समीकरण नंबर इसको हम 4 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 को समीकरण 4 से डिवाइड कर देंगे। समीकरण 3 डिवाइडेड बाई समीकरण 4, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा आपका, देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा आपका समीकरण 3 को समीकरण 4 से जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा PI1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से हो जाएगा आपका QI2 होगा। एक मिनट, यहाँ पे PI1 डिवाइड बाई QI2 हो जाएगा, QI2 इजिकल टू, यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे फिर से तो ये हो जाएगा RI3 डिवाइडेड बाई हो जाएगा SI4। किरचॉफ के प्रथम नियम से चूँकि हम जानते हैं I1 इजिकल टू I2 होता है, एंड क्या होता है I3 इजिकल टू I4 होता है, तो यहाँ से हम लोग I1 से I2 कटा देंगे, I3 से I4 कटा देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट जो मिल जाएगा वो हो जाएगा आपका P/Q इजिकल टू R/S, और यही हमें प्रूव करना था, तो हमने जो कि प्रूव्ड कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा हमारा मीटर सेतु, जिसे हम लोग बोलते हैं मीटर ब्रिज। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मीटर ब्रिज, जिसे हम लोग बोलते हैं मीटर सेतु। तो बेसिकली मीटर सेतु का काम क्या होता है कि इसका काम होता है आपका अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करना। सबसे पहला इसका जो काम होता है, ये किस लिए बनाया गया था, तो अज्ञात तार, हालांकि ये हमारा प्रैक्टिकल भी है जो हम लोग क्लास 12 में करते हैं। मीटर सेतु का काम होता है अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करना। क्या काम है, अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करना, इसका काम होता है अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करना। उसके बाद में अगर सिद्धांत के नाम पे आइएगा तो इसका जो सिद्धांत होता है वह सिद्धांत है व्हीटस्टोन सेतु। क्या होता है, व्हीटस्टोन सेतु, जो कि P/Q इजिकल टू R/S के रूप में होता है व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं। मीटर सेतु का काम क्या होता है, इसमें 1 मीटर का लंबा तार प्रयुक्त किया जाता है और इसीलिए इसको हम लोग मीटर सेतु कहते हैं। तो सबसे पहले इसका हम डायग्राम एक बना लेते हैं। डायग्राम में मान लीजिए कि 1 मीटर का वायर एक लगाया गया है, 1 मीटर का तार यहाँ पे लगाया गया है। सपोज कीजिए कि ये 1 मीटर का तार है, यहाँ पे इसका ये वाला सिरा, लेफ्ट सिरा ए है और इसका राइट सिरा क्या है, बी है। यहाँ से हम सपोज कीजिए कि हमने एक बना लिया ऐसे करके, फिर उसके बाद में यहाँ से हम एक और ऐसे बना लिए, ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद में इसके बीचों बीच में इस तरह से, चूँकि डायग्राम सबसे इम्पोर्टेंट है तो डायग्राम को नीट एंड क्लीन आपको बनाना होगा, क्योंकि डायग्राम पे ही आपका कैलकुलेशंस निर्भर करेगा कि आपका कैलकुलेशन किस हिसाब से जा रहा है। चूँकि डायग्राम अगर क्लियर नहीं रहेगा तो फिर कैलकुलेशंस करने में काफ़ी दिक्कत होगा। यहाँ से हम लोग जोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस बास इसको बोल सकते हैं, और ये इससे जाकर यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे
रेजिस्टेंस बस लकड़ी का बना होता है, RB से इसको डिनोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में मान लीजिए कि इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाना ठीक रहेगा, यहाँ से यहाँ तक हम बना देते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट से मान लीजिए हम इसको जोड़ दे रहे हैं, इस रेजिस्टेंस को हम जोड़ दे रहे हैं, तो यहाँ से इसको हमने जोड़ दिया। उसके बाद में यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं, यहाँ पे हमने इसको गैल्वेनोमीटर दे दिया। अगर हम ऐसे बोलें जी गैल्वेनोमीटर, फिर उसके बाद में यहाँ से ऐसे यहाँ पे जैक के द्वारा इसको हमने जोड़ दिया, जे के द्वारा। फिर उसके बाद में इस सर्किट को पूरा करने के लिए यहाँ पे हमने एक की दे दिया, और फिर उसके बाद में एक आपका सेल से इसको हमने जोड़ दिया यहाँ से यहाँ तक। यदि इसकी पूरा की लंबाई कितना है, 1 मीटर है, 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर मान सकते हैं। तो यहाँ से जे तक की दूरी यदि L मानते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगी, 100 माइनस L, चूँकि L सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, 100 माइनस L सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा ये डायग्राम कंप्लीट होता है, और इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग अब सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 1 मीटर का लगा रहता है माने वायर, इसीलिए इसको हम लोग मीटर सेतु के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि माना कि प्रतिरोध यहाँ पे जो दिया हुआ है AJ का प्रतिरोध हमारा मान लीजिए कि कितना है, रो है, और BJ का प्रतिरोध क्या है, आपका Q है। AJ का प्रतिरोध मान लीजिए कि हम यहाँ पे P मान लेते हैं, ठीक है कि नहीं, और BJ का प्रतिरोध हम Q मान लेते हैं तथा अज्ञात तार S का प्रतिरोध, यहाँ पे हमारा जो अज्ञात तार है इसको हम S मान लेते हैं। इस S का ही हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। और प्रतिरोध बॉक्स से निकाले गए कुंजी का प्रतिरोध कितना है, R है। यहाँ से जितना भी प्रतिरोध हम निकाल रहे हैं उसका कितना है, R है। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर पे जैसे ही J को हम A की जगह पे लाएंगे तो वह लेफ़्ट साइड में लाएंगे तो उसको विचलन होगा, वह राइट साइड में होगा। यदि हम राइट साइड में लाएंगे तो लेफ़्ट साइड में होगा। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो हम लाने की कोशिश करेंगे, और फिर A से J तक यहाँ पर लाकर सेट करेंगे कि कहाँ पे वो संतुलन की अवस्था में फिर से जा रहा है। तो जैसे ही संतुलन की अवस्था यानी कि 0 पॉइंट पे चला जाएगा, वहाँ पे हम रुक जाएंगे। तो मान लीजिए कि A से J के बीच में L दूरी पर वो संतुलन की अवस्था में आ रहा है, तो A से J तक की दूरी L हो जाएगा, और J से B तक की दूरी कितने हो जाएगी, आपका 100 माइनस L हो जाएगा। तो मान लीजिए कि तार के इकाई लंबाई का प्रतिरोध कितना है, X है। यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि इसको अब हम प्रूफ करते हैं, माना कि तार के इकाई लंबाई का प्रतिरोध सपोज कीजिए कि कितना है, X है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे AJ का निकालना है, इसीलिए तार AJ का प्रतिरोध जो हो जाएगा वह हो जाएगा, P से डिनोट कर रहे हैं तो P इक्वल टू हो जाएगा L इंटू एक्स। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं। फिर उसके बाद में तार BJ का प्रतिरोध जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका, Q से डिनोट करते हैं तो Q इक्वल टू 100 माइनस L इंटू एक्स हो जाएगा। तब उसके बाद में हम लोग यहाँ से व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत के हिसाब से हम लगा लेंगे P/Q इक्वल टू R/S। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से P/Q इक्वल टू हो जाएगा R/S। यहाँ पे P का वैल्यू है L इंटू एक्स डिवाइडेड बाई Q का वैल्यू है 100 माइनस L इंटू एक्स इक्वल टू R/S। यहाँ से x कट जाएगा, और यहाँ पे यदि S का मान निकालना चाहें तो S इक्वल टू हो जाएगा R इंटू 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हमारे पास में S का वैल्यू
निकल गया। अब जब S का वैल्यू निकल गया तो हम यहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध, यही हमारा हो गया मीटर सेतु का जो न्यू हमारा जो निकालना था, अज्ञात तार का प्रतिरोध निकालना था, S का प्रतिरोध ये यहाँ से हम लोग निकाल लिए। तो इसमें कुछ नहीं है, अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम लोग मीटर सेतु का यूज करते हैं। व्हीटस्टोन सेतु का हम लोग के मदद से हम इसको निकाल लेंगे। P/Q = R/S होता है। यहाँ पे तार का इकाई लंबाई का प्रतिरोध हमने x मान लिया, तो तार AJ का प्रतिरोध हो गया L × x, और फिर BQ का प्रतिरोध यानी कि BJ का प्रतिरोध हो गया Q से डिनोट किया तो Q = 100 - L × x। हम जानते हैं P/Q = R/S होता है, तब P का मान L × x और Q का मान यहाँ पे 100 - L × x हो गया, R/S हो गया। यहाँ से S का वैल्यू, तो अब S कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे L का लंबाई पे हम लोग देखेंगे कि वह संतुलन की अवस्था में आ रहा है, तो L तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, और R, जितना R यहाँ से निकालेंगे वो पता चल जाएगा कि कितना R निकाल रहे हैं, उसका वैल्यू पता चल जाएगा। तो R और L का वैल्यू जैसे ही हम लोग लिखेंगे तो अज्ञात तार का प्रतिरोध यहाँ से निकल जाएगा। अब हम लोग इससे विशिष्ट प्रतिरोध को निकालने की कोशिश करते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा। तो हम जानते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो सूत्र होता है, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र। तो विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र हो जाता है, हम लोग इसको डिनोट करते हैं रो से। रो = हम लोग पढ़े थे R × A / L होता है। यहाँ पे R जो है वो अज्ञात प्रतिरोध है, तो यहाँ से अगर वैल्यू पुट करते हैं रो, यहाँ पे तो हो जाएगा S का वैल्यू रो × S, और एरिया जो होता है इसके लिए πr² हो जाएगा। एरिया πr² ले लेंगे /L। वहाँ से अब हम लेंगे रो = S का वैल्यू पुट कर देंगे R × 100 - L /L इंटू एरिया हो गया πr², और यहाँ से हम पुट करेंगे तो रो का वैल्यू निकल जाएगा रो = R × 100 - L इंटू πr² यहाँ पे πr² होता है, तो यहाँ पे L तो रखेंगे ही, तो L × L L² हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में रो का वैल्यू निकल गया R × 100 - L इंटू πr² L² L²। तो इस तरह से हम लोगों ने विशिष्ट प्रतिरोध निकाल लिया। तो विशिष्ट प्रतिरोध नहीं हुआ तो ये भी फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, नहीं तो ये वाला भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं निकालने के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का। इस तरह से हमारा ये मीटर सेतु कंप्लीट हुआ। अब अगले क्लास में हम लोग सेलों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी